नमस्कार साथियों, मैं प्रिय रंजन आपका सुमन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में परसेंटेज सीरीज की एक और वीडियो लेके आए हैं। पिछले परसेंटेज की वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका बेसिक डेफिनेशन और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। उसके पहले ज़रूरी सूचना, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमने एक एसएससी का कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम आपको सीजीएल और सीपीओ की तैयारी करवाएंगे। उसी चीज़ के बारे में मैं आगे बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दोनों ही जगह कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि आपको ऑनलाइन हमारी ऐप सुमन क्लासेस झारखंड पे मिलेगा, और दूसरा आपको ऑफलाइन अगर हमारी क्लासेस करनी है तो उसको आप हमारी दो ब्रांचेज है, मेन ब्रांच आनंदा चौक और दूसरी ब्रांच है बाबूगांव कोर्रा हजारीबाग में। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं इन दोनों ही जगह ब्रांचेज में संपर्क कर सकते हैं, और अगर अधिक जानकारी लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कीजिए। तो ये थी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। परसेंटेज, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रतिशत। जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, शत मतलब शतक, 100, और प्रति मतलब प्रति एक। इसका डेफिनेशन की बात करूं तो अगर हम किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में रखिएगा। किसी भी नंबर को जब हम 100 से कंपेयर करते हैं और उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ये है परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आगे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं ये परसेंटेज वर्ड है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए। हिंदी में मैंने आपको बताया, शत का मतलब शतक और प्रति का मतलब एक, प्रति, ठीक है। इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में परसेंटेज जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। पर मतलब प्रति, सेंट का मतलब होता है, जैसे कि हम हमारे यहाँ 1 रुपए में 100 पैसा होता है, वैसे ही अमेरिका में जो है, यूएसए जिसको बोलते हैं, उसमें $1 में 100 सेंट होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 1 रुपए में 100 पैसा होता है, यूएस में $1 में 100 सेंट होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी है। अगर मैं इसी $1 को 100 से भाग दे दूं तो ये क्या बन जाता है, 1 सेंट, ठीक है ना। ये एक बन जाता है 1 सेंट। ये सेंट जो है इसी से आया है, जब हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये परसेंटेज वर्ड में ये सेंट वर्ड ऐड हुआ है। ये तो हुआ सेंट का मतलब। अब एज के बारे में जान लेते हैं। एज जो है एक सफिक्स है, हिंदी में उसको हम लोग प्रत्यय भी बोलते हैं। इसका काम क्या है इस चीज के बारे में आइए आपको बता दूं। ये एक सफिक्स है, सफिक्स हिंदी में प्रत्यय भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, जब ये किसी भी वर्ड के आगे जुड़ जाता है ना, वर्ड या शब्द के आगे, तो ये उसको नाउन या संज्ञा में बदल देता है, ठीक है। ये दोनों मिलके नाउन और संज्ञा में बदल देते हैं। मतलब अगर एक वर्ड जो है सिंगल नाउन है तो वो एक ग्रुप ऑफ नाउन बन जाएगा, ठीक है। मतलब एक अगर शब्द है, जैसे कि मैं बताऊं कि अगर वो एक मैंने एक पेन की बात की, जैसे
अगर ये शब्द आपको एक पेन के बारे में बताता है, उसमें अगर मैं एज जोड़ दूंगा तो ये बहुत सारे पेन्स के बारे में ये शब्द बताएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि बैग, ये एक बैग के भी यहाँ पे बात हो रही है ना, यहाँ पे एक बैग की बात हो रही है। अगर इसी में मैं एज जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, एज जोड़ दूं तो ये बन जाएगा आपका, थोड़ा सा पतला हो गया नहीं, ये बन जाएगा आपका बैग एज, जिसका मतलब होता है बहुत सारे बैग, जिसको आपने गिना नहीं है लेकिन आप अंदाजे बता रहे हैं कि मार्केट गए थे तो बहुत सारे बैग देखे लेकिन कोई पसंद नहीं आया, तो एक ग्रुप ऑफ बैग को बैगेज बोलते हैं। उसी तरीके से आप जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो आप उसमें एक निश्चित जो निश्चित नंबर है, सर्टेन नंबर्स को नहीं पढ़ते, आप अंदाजन नंबर्स को पढ़ते हैं कि इतने क्वेश्चन किए, इतने ये किए, मैं अंदाजन कि इतने दिन में मैंने इतने क्वेश्चन किए। और उसी तरीके से जब हम चैप्टर में परसेंटेज को कंपाइल करते हो तो उसमें देखते नहीं कि कितने परसेंटेज है और कितने परसेंटेज नहीं है, तो उसी हिसाब से उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जब परसेंट प्लस एज को जोड़ेंगे तो एक चैप्टर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है ना, ये तो थी परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं परसेंटेज की परिभाषा पे। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम किसी भी नंबर को 100 से जब उसको कंपेयर करते हैं, उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। यही मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको। मान लीजिए आपने जो है बोर्ड का एग्जाम दिया था, कभी ना कभी तो दिया ही होगा, 10th का या 12th का। हाल में ये लिख क्यों नहीं रहा, आपने मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम दिया जिसमें आपको 5 विषय थे, मान लेते हैं फिलहाल के लिए 5 विषय थे, जिसमें हर एक विषय में आपको 100 नंबर थे का एग्जाम था, और कुल मिला के हो गए 500 नंबर का आपका पूरा का पूरा एग्जाम। ठीक है ना, उसमें मान लेते हैं आपने 463 नंबर स्कोर आए। ठीक है ना, अब हमें इसको परसेंटेज में बदलना है। मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर को 100 से तुलना करनी है। इस चीज को अगर हम 100 से कंपेयर करें, 100 से कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, हम किसी भी नंबर को जब हम 100 में बदल देंगे तो उस नंबर की जो वैल्यू आएगी वो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं ना, यही बताया था मैंने। अब इसको 100 से तुलना करते हैं, मान लीजिए 500 है, अगर ये 100 में बदल बदल जाता है तो क्या होता है, इसको 5 से भाग करेंगे तो 100 100 में बदल जाएगा ना, 500 को 5 से भाग करेंगे 100 में बदल गया। अगर इसको 5 से भाग दिया तो इसको भी 5 से भाग देंगे, तो ये क्या है, 45 दुगुने 30, ये 6, ये बन जाएगा 92.6%। अगर आपने 500 मार्क्स का एग्जाम था तो 463 मार्क्स अगर स्कोर किए थे, तो उसी जगह पे अगर आपका एग्जाम 500 मार्क्स का ना होकर 100 मार्क्स का होता तो आप जो है 92.6% मार्क्स स्कोर करते। इसी का मतलब होता है परसेंटेज। इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतने अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता शायद किसी टीचर ने परसेंटेज एक्सप्लेन किया होगा, अगर किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये तो थी परसेंटेज की डेफिनेशन और उसका परिभाषा। अब आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन फ्रैक्शन आपको बताऊं, फ्रैक्शन जो है, किसी भी नंबर को जब हम इस a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं, या p बाई क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं, या अल्फा बीटा या एक्स जेड इस तरीके के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि
अंश और नीचे वाला होता है हर। आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर 10th में नहीं पढ़ा है तो डिग्री कैसे ली, मुझे यही जानना होगा आपसे। और अगर फिर भी आपको ये चीज़ याद नहीं होती तो आप एक अंश नाम की पिक्चर भी थी, उससे भी आप याद कर सकते हैं। वो फ्रैक्शन के ऊपर वाला पार्ट अंश, अंश पिक्चर से, और नीचे वाला हर। जो हार गया वो नीचे आ गया, इसलिए हर। अंश पिक्चर ऊपर थी तो ऊपर। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं अंश और हर, या तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये होता है फ्रैक्शन। ये जो वैल्यूज होती हैं, इन दोनों की ही वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कितनी भी हो सकती है। मतलब कि आप इन दोनों के बीच में कितने भी नंबर रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 1 लाख रखें, 1 करोड़ रखें, -1 करोड़ रखें, -1 संख्या रखें, महासंख्या रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो ऊपर वाली न्यूमरेटर यानी अंश है, उसकी जगह पे आप 0 कभी नहीं रख सकते। हाँ, 0 कभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे कोई भी एक नंबर रखेंगे, तो ये जो है आंसर इन्फिनाइट देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस चीज में तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इस चीज को अवॉइड करेंगे। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश, इसकी जगह पे आपको 0 नहीं रखना है, नहीं तो आपकी जो वैल्यू है इन्फिनाइट हो जाएगी। इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी है। आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, वन डे कॉम्पिटेटिव में खासकर। ठीक है, ये तो थी आपके फ्रैक्शन की डेफिनेशन। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो इस ए बाई बी मैंने लिखा, पी बाई क्यू लिखा, मैंने अल्फा बाई बीटा लिखा, एक्स बाई जेड लिखा, इनको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है ना, ये होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं, इनकी इनकी जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इन्फिनाइट के केस में बताया। ये वेरिएबल होते हैं, एक रखे, दो रखे, 1 करोड़ रखे, महासंख रखे, संख रखे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था वेरिएबल, इनको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। ये तो था आपका फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद आते हैं फ्रैक्शन के दूसरे कॉन्सेप्ट पे। फ्रैक्शन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर और दूसरा होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न, शायद मैंने आपको फ्रैक्शन की हिंदी मीनिंग नहीं बताया, हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है ना, भिन्न। पहले को बोलते हैं उचित भिन्न और दूसरे को बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित, ठीक है ना। उचित भिन्न में क्या होता है, ये भी एक फ्रैक्शन होता है, जैसे कि मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया था।
ये जो प्रॉपर जो ऊपर का मैंने फ्रैक्शन का फॉर्म बताया था किस तरीके से लिखा जाता है, प्रॉपर फॉर्म को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं प्रॉपर फॉर्म। हाँ, इसमें क्या होता है, ये ए की वैल्यू जो है हमेशा बी से छोटी होती है। मतलब आप कभी भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2, 2/3, 2/5, इस तरीके से लिखेंगे। मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर है ये हमेशा नीचे वाले से बड़ा होगा, तभी ये प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, या उचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित भिन्न क्या होता है? अनुचित भिन्न में ये जो a/b की फॉर्म है, इसमें a जो है हमेशा b से बड़ा होता है, ठीक है ना। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? मान लीजिए आपने इस चीज को लिखा, मैं यहाँ पे अनुचित भिन्न को इधर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने ये a/b के फॉर्म को लिखा 3/2 के फॉर्म में। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? ये आ जाएगा आपका भजक, ये हो गया आपका भाजक, ये भागफल, और ये आ गया आपका शेष। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? भागफल यहाँ, शेषफल ऊपर, और भाजक नीचे। मतलब क्वोशिएंट यहाँ पहले आएगा, फिर ऊपर आएगा आपका रिमाइंडर, फिर नीचे आएगा आपका डिवीजर। इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं, भजक या फिर डिवीजर, नहीं डिविडेंट होगा ना यहाँ तो, डिविडेंट, यहाँ पे आएगा आपका डिवीजर, या फिर भाजक, यहाँ पे आपका आएगा क्वोशिएंट, क्यू। आप लोग यहाँ से क्वोशिएंट अपने से लिख लीजिए, क्यू यू ओ लिख रहा हूँ सिर्फ, क्यू यू ओ, या भाग फल, ठीक है ना। और नीचे आएगा आपका शेषफल, शेष, शेषफल, या रिमेंडर। इसी तरीके से आप लोग कुछ लिखते होंगे एग्जाम में, जब आपने 6 7 में कुछ इसी तरीके से डिवीजन करते होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भागफल या फिर क्वोशिएंट लिखना है, इस जगह पे आपको लिखना है शेषफल या रिमाइंडर, इस जगह पे आपको लिखना है भजक या डिवीजन, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई कि अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखना है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब आते हैं परसेंटेज के ही चैप्टर पे। ये तो आपका फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया, फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब आते हैं इस चीज पे। मान लेते हैं एक रोटी है, हाँ, सर्कल से काफी सही बन गया, नहीं मजाक मजाक में। ये एक रोटी है, ठीक है ना, इसके मैंने 2 टुकड़े किए,
एक टुकड़े पे मैंने लगाई घी और दूसरा टुकड़ा है सादा, ठीक है ना। ये मैंने इसके कितने टुकड़े किए, 2 टुकड़े। एक टुकड़े पे लगाए घी, एक टुकड़ा रहा सादा। अब मुझे बताइए कि जो जिस पे घी लगी रोटी है वो कुल रोटी का कितना प्रतिशत है। इसको मैंने फर्स्ट परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो अब इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो ये आ गया 50 और ये बन जाएगा 50%। क्योंकि ये 100 से कंपेयर हुआ है, कैसे कंपेयर हुआ ये भी बता दूं। ये मान लीजिए आपके पास दो रोटी के 2 हिस्से थे, एक को आपने घी में डुबोया और एक को रखा सादा। कुल रोटी को कुल रोटी 2 हिस्सों में ना होके अगर अब 100 हिस्सों में होती, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 50 से गुना। कुल रोटी 2 हिस्सों में ना होके 100 हिस्सों में होती, तो उसके लिए आप करेंगे 50 से गुना। तो अगर घी वाला हिस्सा अगर एक हिस्सा है, तो उसको भी 50 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 50%। ये है आपका परसेंटेज का प्रॉपर अंत। यहाँ तक था प्रॉपर परसेंटेज। उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज पूरी अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका उसको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपने और आपका दोस्त एक जगह पे बाजार में घूमने गए या कुछ काम से गए। आपके दोस्त को आपको लगी बड़ी जोर की भूख। आपने बोला भाई ये 10 रुपए दे दे, समोसा खाना है। उसने बोला यार बड़ा काम है, पैसे घट गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप पूछेंगे कितने पैसे लेके आया, बोलेगा 100 रुपए। जितने भी लाया वो बताएगा तो कम ही, या तो फिर बोलेगा भाई 100 ही रुपए हैं, छुट्टा है नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, छुट्टा हो जाएगा, लेकिन बोलेगा काम भी है। तो आप उसको अब से कुछ और बहाना नहीं बताएंगे, सीधा मैथमेटिक्स का टर्म यूज करेंगे। आप क्या मतलब, आपने 10 रुपए का समोसा खाना है, उसने क्या बोला, 100 रुपए है मेरे पास। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 100 से गुना करके 100 कट जाएगा, क्या बचेगा, 10%। तो आप क्या बोलेंगे, भाई मैं तो 10% मांग रहा हूँ, बाकी के 90% में काम तो चल ही जाना चाहिए, दे दे, हो जाएगा ना आपका काम। इसी तो परसेंटेज पढ़ते पढ़ते आप उधारी मांगना भी सीख सकते हैं। उधारी मांगने की निंजा टेक्निक आपको सिर्फ परसेंटेज में मिलेगी। तो चलिए परसेंटेज, फिर से परसेंटेज पे आते हैं। ये तो एक छोटा सा मजाक में एग्जांपल था। अब आते हैं परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म पे। परसेंट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। असल में मैं बता दूं, पूरा परसेंटेज जो है, सॉरी पूरा जो अर्थमेटिक है, इनफैक्ट एडवांस भी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आजकल एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है, वो क्वेश्चंस को इस तरह से कनेक्ट करता है कि कोई भी चैप्टर जो है दूसरे से उसका रिलेशन जरूर से जरूर बैठे। वो चाहता है कि क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बने, या फिर वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है, क्या इस बच्चा तो स्मार्ट वर्क कर रहा है या नहीं, इस चीज को भी देखना चाहता है। अगर वो दो दो या तीन चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछता है, तो इससे उसको आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने सिलेबस अच्छे से कवर किया है, उसने फाकी नहीं मारी है। इस चीज को चेक करने के लिए भी वो इस तरह से दो तीन चैप्टर को कंपाइल करके एक क्वेश्चन बनाता है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए आपको ये फ्रैक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप, ठीक है, क्योंकि आपको अगर आपको क्वेश्चन टैकल करने हैं इस टाइप के, तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म मुंह पे होनी चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इस चीज़ को जो है मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्ट इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन आपको ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको घर पे अच्छे से करनी है। आपको इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। इनका कैसे यूज़ होगा मैं आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखिए ये 1/2 एक फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको मैं अगर 100 से गुना करूंगा,
तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 50%, ठीक है ना। और इसको 1/3 को मैं 100 से गुना करूं तो ये क्या बन जाएगा, 100 से गुना करके मैं डायरेक्ट इसको 100 से गुना करने की जगह ऊपर मैं 100 लिख दूं तो, और 3 से भाग दे दूं तो कितना बन जाएगा, 33.1/3%, ठीक है ना। अब देखिए 1/3 जो है वो 2/3 का दुगना है, नहीं सॉरी 2/3 जो है 1/3 का दुगना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये 33/1 गुने 1/3 को आप डायरेक्ट 2 से गुना कर सकते हैं। 33 का बन गया 66, 1 का बन गया 2, और नीचे का जो 3 है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम नीचे गुना नहीं कर रहे, ऊपर गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको भी 100 से करके काटेंगे तो 25 बन जाएगा। और ये जो 1/4 है वो वो 3/4 का 1/3 हिस्सा है, यानी 3/4 जो है 1/3 का 3 गुना है, तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 बन जाएगा। वैसे ही 1/5 को 100 से करेंगे तो 20% बन जाएगा। और 2/5 जो है 1/5 का दुगना है, तो इसको अगर आप दोगुना करते हैं तो ये 2/5 बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन की फॉर्म याद रखनी है। ये कुछ तरीके हैं। आगे चल के और भी फ्रैक्शंस को देखते हैं चलिए। यहाँ पे हमने दोगुना किया, ठीक है ना, 1/5 को, और अब हम 3/5 को 1/5 3 गुना है तो उसको 3 से गुना करेंगे, या फिर आप सिंपल इसको 2 0 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 0 लिख सकते हैं, फिर भाग दे देंगे तो भी 60% आ जाएगा। इसके बाद इस इसका फिर यहाँ पे 100 लिख के यहाँ पे भाग दे दीजिए, 80 आ जाएगा। या फिर आप 100 को 5 से भाग दीजिए, 20 आएगा, फिर उसका 4 गुना है तो ये क्या हो जाएगा, 20 गुने 4 80। इसी तरीके से 1/6 को भी देखेंगे तो इसमें 100 लगा देंगे तो 16 छिक 96, 96 और 2 98, नहीं नहीं 16 3 48, हाँ हाँ ठीक तो है। 4/6 फॉर्म होती है, लेकिन जैसे कि मैं एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए 100 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 6 96, 4/6। ये 4 से ऊपर 3 कट जाएगा, ये ऊपर 2 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 16 से 2/3%, यही चीज बचेगी। समझ में आया मुझे उम्मीद है। अब ये 100/6 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 16 6 96, बचा गया 4, 4 ऊपर लिखेंगे 6 नीचे आएगा, और 4 और 6 कट जाएंगे, ऊपर 2 नीचे 3, क्यों, क्योंकि 3 गुने 2 6, 2 गुने 2 4, 2 और 2 कट गया, बचा क्या, 2/3। अब जो है ये 2/6 जो है 1/6 का दोगुना है, तो इसको दोगुना कर देंगे। जैसे इस चीज को मैं दोगुना कर दूं तो ये 16 की जगह आ जाएगा 32, इस 2 की जगह आ जाएगा 4, और नीचे का 3 तो 3 ही रहेगा। अब इसको और इसको भाग देंगे तो फिर से ये इस तरीके से नहीं बन जाएगा, +1 1/3, और ये एक जो है यहाँ आ जाएगा, ये 33.1/3, यही बन जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उतना 1/3 सिंपल सा फॉर्म था। 1/3 मैंने पहले बताया, 33 गुने 1/3 यही बनता है। 5/6 को भी इसका 5 गुना कर देंगे इसी तरीके से। इसको 5, 16 को 5 से करेंगे 80, 80, और 5 को 2 से करेंगे 10, तो भाग देंगे तो 3 हाथ में बचेगा। 80 + 3 83, हाथ में कितना बचेगा, एक, एक ऊपर लिखेंगे 3 नीचे लिखेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ तक 6 तक मैंने आप बताया। अब करते हैं 1/7 की। इस 1/7 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं,
100 से गुना कर दीजिए, फिर भाग दीजिए। 14×7 = 98, हाथ में बचा 2, 2 ऊपर लिख दिया आपने, और 7 जो है नीचे आ गया। इस तरीके से 2/7, या इसको पॉइंट्स में भी आप इस वैल्यूज को याद रखिए। 14.28 इसकी वैल्यू होती है। 1/7 की जो वैल्यू है वो इतनी है। इसका 6 गुना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, 2 गुना करके बताइए 1/7 का, 3 गुना करके बताइए, 4 गुना करके बताइए, 5 गुना और 6 गुना। ये 6 गुना तक आप मुझे 1/7 की वैल्यूज को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं 2/7 की कर देता हूँ। अगर हमें 2/7 करना है तो क्या करेंगे, इसका 2 गुना ही तो करना है, इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 14×2 = 28, और 28×2 = 56। ये हो गया आपका 2/7 की वैल्यू। इसी तरीके से आप मुझे 3/7, 4/7 और 5/7 प्लस 6/7 ये पांचों करके बताएंगे। ये हुई 1/7 की वैल्यू। अब आते हैं 1/8 पे। 1/8 को 100 से गुना कर देंगे, तो 12×8 = 96। ऊपर क्या बचा, 12×8 = 96, ऊपर 4 नीचे 8। इसको 2×2, इसको 4×2, ये और ये कट गया, ये और ये 2, बचा क्या, 2 सही 1/2, यही चीज बचा, यानी 12:1/2% आंसर हुआ, जिसको आप 12.5 भी पढ़ सकते हैं। इन सारे वैल्यूज को आपको पॉइंट्स में भी याद रखना है। आप स्टार्टिंग में आराम से कीजिए, 1-2-3 घंटे का टाइम अगर आपको फुर्सत मिलती है तो इस चीज को आप आराम से घर में बैठ के पॉइंट्स में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस के पॉइंट्स में मैं खुद भी कन्वर्ट करके दूंगा आपको। अब ये 1/8 की वैल्यू हमें 12.5% है। अब हमें इसका 3 गुना करना है, तो 3 से गुना कर देंगे, 12×3 = 36। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर हमारा यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो 12×3 = 36, और इसको 3 गुना करना है, ऊपर क्या आएगा 3 और नीचे रह जाएगा 2। अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल जो है 1 बचेगा, क्वोशंट हमारा 1 बचेगा, ये 1 इधर आ जाएगा, 36 में ऐड हो जाएगा, 37 बन जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1/1 और भाग 2। आंसर क्या हो गया, 37/1/2, यानी 37:1/2 ना। 37 सही, 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा 3/8 की फ्रैक्शन का, ठीक है ना। इसी तरीके से आप मुझे 4/8, 4/8 तो सिंपल है, 4/8 को करेंगे तो ये वापस 1/2 बन जाएगा, यानी 50%। आप मुझे 5/8, 6/8 को भी आप करेंगे तो इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। 5/8 और 7/8 का मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अब आते हैं 1/9 पे। 1/9 को आप क्या करेंगे, फिर से 100 से गुना कर देंगे, 11×9 = 99, हाथ में क्या बचा 1, ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 9। इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो 11 सही 1/1, यही आपके परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर आप 1/9 का दुगुना करेंगे तो 2/9 हो जाएगा, और 2/9 के फ्रैक्शन फॉर्म को आप किस तरीके से लिखते हैं, 22.22%, 22.22%। इसी तरह 3 गुना करेंगे तो 33.33%, 4 गुना करेंगे तो 44.44%, 5 गुना करेंगे तो 55.55%। इस तरीके से आप 8 तक ले जाएंगे तो 88.88% बनता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। अगर आपको कोई भी डिजिट कंटिन्यूस फॉर्म में मिलता है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उसके नीचे लिखें। अगर बोलेगा कि 77.77% को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलिए, तो आपको पता है कोई भी नंबर अगर लगातार लिखा गया है तो उसका मतलब है नीचे में बटे में आएगा 9, और क्योंकि ये 7 है तो ये यहाँ आ जाएगा 7। तो 7/9 के फ्रैक्शन फॉर्म क्या, फ्रैक्शन फॉर्म को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो आएगा 77.77%, और 77.77 यानी
77.77% को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है तो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी, 7/9। इस तरीके के पैटर्न को आपको गौर रखना है, क्योंकि एग्जाम इस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है और आपसे ट्रिक्स खेलता है। अगर आप इस तरीके की चीज़ें याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा और जो टफ सवाल होंगे उस पर आप ज़्यादा टाइम दे सकेंगे और आपके क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं। ये हो गई 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू। 1/10 का तो आसान है, 0 से 0 काट देंगे तो 10% बन जाएगा। 2 गुना करेंगे 20%, 3 गुना 2/10 20%, 3/10 3%, 30%, 4/10 40%। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं 1/11 पे। 1/11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग पॉइंट्स में, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, 9.09, ठीक है ना। 9.09 लिख सकते हैं। अब इसको मैं अगर 2/11 की में करूं फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 9.09 को दोगुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 18 और 09 का भी हो जाएगा दोगुना, तो हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18.88%। इसी तरह 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27.27%, यानी 27.27%, ठीक है ना। इस पैटर्न को भी याद रखेंगे। अगर दशमलव के इधर एक नंबर है और दशमलव के बाद भी वही नंबर है तो नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ जाएगा, 11। अब क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि क्या है, ये 9 से भाग जाता है या नहीं। अगर ये 9 से भाग जा रहा है तो कितनी बार में जा रहा है, 3.3 में जा रहा है, यानी 3 से इसको 3 गुना है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, 3/11, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, अगर दशमलव के इधर एक नंबर है और दशमलव के बाद भी वही नंबर है तो आप सीधे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर में क्या लिखेंगे, 11। उसके बाद इसको 9 से भाग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला नंबर दशमलव के इधर वाला नंबर या इधर वाला नंबर 9 का कितने गुना है, 2 गुना है तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना, 3 गुना है तो 3 लिखेंगे। इस तरीके से आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब 1/12 पे आते हैं। 1/12 को अगर हम देखें तो इसमें भी 100 से गुना कर देंगे और भाग देंगे तो 12×8 = 96, हाथ में बचा 4। 4/12 को लिखेंगे, ऊपर काटेंगे तो 2 × 2 और यहाँ 3 × 4, 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या, 1/3, यही बचा। इस तरीके से 8 से ही 1/3 करेंगे। अब 7/12 को करेंगे, देखे तो 7/12 क्या करेंगे, 12×8 = 56, ऊपर क्या आया 7, नीचे क्या है 3, 3×2 = 6, ठीक है ना। 3 जाएगा कितना, 56 में हम 2 जोड़ेंगे, सही, 1/3 यही बचेगा। अब क्या बचा, 58, सही, 1/3%। ये आपका 1/7 की फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरीके से आप मुझे 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12 तक करके बताएंगे। 8 8 या 9, 8 भी वही कट हो जाएगा, 9 भी वही हो जाएगा, 10 भी वही है। 11/12 की आप एक फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताएंगे, आखिरी 11/12 की। बाकी ये दो फ्रैक्शन वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। बीच की जो है, मान लीजिए मैंने आपसे जैसे कमेंट में बताने के लिए बताया, कमेंट में आपको मैंने करने के लिए बताया आपको 2/12, ये कट जाएगा 1/6। मैंने पीछे आपको 6 का फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, वही लिख देंगे आप। इसी तरीके से 3/12 के भी वो 1/4 हो जाएगा, 25%। 4/12 33, 1/5/12, इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
छः की भी वह इसी तरह कट के वैल्यू आ जाएगी। 7 की आपको मैंने निकाल के बताया अभी वैल्यू। इस तरीके से मुझे लास्ट 11/12 तक की वैल्यू मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं 1/13 पे। 1/13 को क्या लिख सकते हैं, 7 सही 9/13, या फिर पॉइंट में लिखे तो 7.69, ठीक है ना। इसको पॉइंट में लिखेंगे 7.69%। इस कोई दिक्कत तो नहीं है, यही होना चाहिए। 7 सही 7.69%, ठीक है ना। अब इसका मैं दोगुना करूं तो कितना हो जाएगा, 7×2 = 14, पॉइंट 9×2 = 18, एक इधर आएगा, 12 का हो जाएगा 13, 13 एक यहाँ, 15.38 क्या हो जाएगा, 15.38% ये हो जाएगा। अगर मैं 2/13 की आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछो तो यही होगा ना, 15 से ही 15.38%, 15.38%, यही है। इसी तरीके से आप मुझे 3/13, 4/13 आगे करते जाएंगे और पूरी फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है 1/13 की वैल्यू, लेकिन आप बाकी चीज़ों का भी वैल्यू आप निकालेंगे। अब आते हैं 1/14 पे। 1/14 को आप 7.14% भी लिख सकते हैं। इसका दोगुना करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। अब 1/15 को 100 से करेंगे तो 15 6 90, हाथ में क्या बचा 10/15, इसको काटेंगे तो 2 × 5, 3 × 5, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 2/3, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 6.66%, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बता दी। अब आते हैं 1/16 पे। 1/16 की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 6 सही 1/4%, या फिर इसको आप लिखे तो 6.25%, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 16 6 96, बचा क्या ऊपर 4, ऊपर क्या बचा 16 6 96, ऊपर 4 नीचे 16, काटेंगे नीचे 4 बचेगा, क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, यही चीज तो लिखा है, यही चीज लिखी है ना। इस घर पे भी इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इसको मैं 6.25 को 5 से गुना करूं, 5 से गुना करूं तो 6×5 = 30 दशमलव, यहाँ पे क्या होगा 25 × 5 125, एक यहाँ आ जाएगा 25 यहाँ, क्योंकि दशमलव के बाद दो ही डिजिट लिखने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 31.25%, 5/16 की वैल्यू, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से 1/17 को भी करेंगे। 1/17 को 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 5 से ही 15/17, इसके पॉइंट्स में लिखेंगे 5.88, 5.88%। 1/18 को भी इसी तरीके से करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, भाग देंगे 18 5 90, बचा क्या 10, 10/18, 10 को काटेंगे 2 से, बचेगा ऊपर 5, और 18 को काटेंगे 2 से तो बचेगा 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 से ही 5/9 आंसर परसेंट आंसर आ जाएगा, या फिर 5.55%। इसके बाद 1/19 को देखें तो 19 5 95, बचा क्या 5, और 19 नीचे तो रहता ही है,
को, क्योंकि 19 को हम गुना नहीं कर रहे। पॉइंट्स में देखें तो 5.26%, ठीक है ना। 1/20 को 100 से करेंगे, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5, आएगा क्या 5%। 21, 22, 23, 24 को भी इसी तरीके से करेंगे। ये सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट है, कहीं कम यूज होती है, कहीं ज़्यादा यूज होती है। ऊपर वाले 20 तक तो बहुत यूज होती है, इसलिए टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं याद करने के लिए। इनका कम यूज होता है। ऊपर 20 तक तो आप प्रैक्टिस कर करके याद कर लेंगे, लेकिन इनका जो है क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, तो आपको इसको अलग से याद करना है। आपको इन चीज़ों की अलग से प्रैक्टिस करनी है। ऊपर वाले के तो करते ही रहना है, लेकिन इन जो 1 से लेकर 24 तक है, इनको भी घर में रेगुलर याद करते रहें। दिन में 5 मिनट, सुबह उठते के साथ 5 मिनट अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन, 3 हफ्ते लगेंगे याद करने में, बहुत से बहुत। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में आपको 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। 1/24 तक आप इसी तरीके से 100 से गुना करके भाग करेंगे तो ये वैल्यूज निकल के आती है। इनके फ्रैक्शंस में तो उतना काम नहीं देता, लेकिन पॉइंट्स में ये बहुत काम देते हैं। पॉइंट्स की वैल्यूज हमेशा सवाल में आती हैं। 1/, यहाँ तक था 1/24 की वैल्यूज तक। अब 1/25, 1/25 को भी आप 100 से गुना करेंगे तो 25 गुने 4, 100, तो आ गया क्या 4%, ठीक है ना। 1/26, 1/27, 1/28 और 1/29, इन चीज़ों का नोट डाउन कीजिए, मैं 2 मिनट में आया। चलिए, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा 1/29 तक। ये सारी की सारी पॉइंट्स की वैल्यू बहुत कम यूज होती है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, इसलिए आपको याद रखनी है। 1/30 की वैल्यू 1/31 और ये 1/32। अब इम्तिहान है, इससे ज़्यादा वैल्यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दो वैल्यूज एक याद कर लीजिए, बस दो वैल्यूज ये लास्ट है। 1/40 यानी कि 2.5%, 1/45 यानी 2.225%। ये दो लास्ट वैल्यूज है, इनको याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं। इसी से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपको जो है सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम जो है इस इतने फ्रैक्शंस वैल्यूज में कवर हो जाएंगे। अब आते हैं सवालों पे। सवाल में क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। नीचे हिंदी में है, लेकिन एक शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस हो गया है। दिया है निम्नलिखित प्रश्नों को जो है भिन्न में परिवर्तित करें, ठीक है ना। कर देंगे, सीधा परसेंटेज से हटाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। इसको किससे भाग देंगे, 14 गुने 4, ये 4 से कट जाएगा 25, और तो कुछ नहीं कटेगा, 14/25 इसका आंसर है, ठीक है ना। अब सेम इसी तरीके से कर लेंगे, इसको डायरेक्ट 100 से करेंगे, परसेंटेज हटाए यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव रहने देंगे, 2 जीरो ऐड करके
6 लिख देंगे, क्योंकि नीचे 2 और 0 है, तो नीचे 2 और 0 ऐड कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब 0.8 की वैल्यू देखें, 0.8 को भिन्न में बदलना, ये परसेंटेज में नहीं है, ये डायरेक्ट अगर परसेंटेज में दिया है तभी सिंबल नीचे आएगा, जैसे 0.8 दिया है तो इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखेंगे, 8/10 किससे जाएगा, 4/5, 4/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अगर इसको परसेंटेज में बदलने को कहता तो या तो इसको 100 से गुना करते, या फिर इसको डायरेक्ट 100 से गुना कर रहे हैं, तो अंतिम में वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 और ये 80%। या तो ऊपर डायरेक्ट 0.8 को 100 से गुना करते तो ये परसेंट में आ जाता, अगर ये परसेंटेज में निकालने के लिए बोलता, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में बोला था तो हमने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिखा, फिर काट पीट की, नीचे क्या निकल के आया, 4/5। और इसी चीज को अगर 4/5 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बोलता तो हम सीधे 100 से गुना करते। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, परसेंटेज। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये गोल्डन फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है ना, ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, लिखा है निम्नलिखित को दशमलव में बदलें, यानी कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। क्या सीधा सीधा कर लेंगे, परसेंट परसेंटेज हटा के सीधा सीधा 2 0 दशमलव के बाद 2 ये लिख देंगे, 2 डिजिट। 2 डिजिट किस लिए, क्योंकि नीचे 100 से भाग दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद जो है 2 डिजिट आएंगे, 2 0 है तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे। यहाँ भी 100 से कर देते हैं, इसको सीधा सीधा 2.8 आ जाएगा परसेंट, 2.8 फ्रैक्शन में ये वैल्यू आ जाएगी 2.8, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। दोबारा बता देता हूँ, 6% को आप 100 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे 1 0, फिर दशमलव लगाए 0 लगाएंगे 1 0, इससे पूरा कट जाएगा, हो जाएगा 0.06। ये आपका 6% को दशमलव में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगले सवाल पे आते हैं, 28% को 28% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देंगे, 28 तो 100 से जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के 1 0, अब क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, बचा के 80, 80 में फिर दशमलव क्योंकि पहले से है हमारे पास तो 1 0 और लग जाएगा, और 80 में 1 0 लगाएंगे 800 बन जाएगा, 800 गुने 100 गुने 8 800.08 ये बन जाएगा। 0.02 को कैसे करेंगे, 0.02% को, क्योंकि ये 100 से भाग जाएगा, या दशमलव तो रहेगा ही, क्योंकि 100 से भाग दे रहे हैं तो 2 0 और ऐड करके 2 लिख देंगे। इसी तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में 0.4 की वैल्यू बताएंगे, और जो है 0.5 की वैल्यू बताएंगे। इस चीज को आप
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाफ है, आधा परसेंट की वैल्यू को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप मुझे, इन दो वैल्यूज़ को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 23/66, 23/66 को आपको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। मैंने आपको बताया गोल्डन रूल कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये 33 आ जाएगा और ये 50। 23 × 5 कितना होता है, 115। ये हो गया 0। और दूसरा क्या होता है, बटे 33। इस चीज को भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं, ठीक है। 33 × 99, 99 15 और एक 16, 16 और 160, 160 गुने 4, 5 नहीं जाएगा, 4 से ही जाएगा। 160 को 33 × 4 132, 132 में से कितना बचा, 28, हाथ में 28 बचा। 28 को अब फिर 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 से 9 27 तो 29, 7 से तो नहीं, 9 से तो नहीं जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग कंटिन्यू जाते जाते चला जाएगा। इसको अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 34.88% आ जाएगा। और एक तरीका बताता हूँ इस चीज़ को करने का। ये तो था बेसिक मेथड, और एक तरीका है इसको करने का। हमें क्या करना है, 66 का, अगर हमारे पास 66 हिस्से हैं किसी चीज़ के, उसके 23 23 की क्या वैल्यू होगी अगर हम उसको 100 से कंपेयर करेंगे, तो इसी चीज़ को बताना है। इसका एक दूसरा मेथड है, मान लीजिए इसको मैं 10 से भाग देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके 10% की वैल्यू यही है। 6.6 जो है 66 के 10% की वैल्यू है, इस चीज़ के 10%, 66 का 10% हुआ 6.6। अब हमें ले जाना है इसको 23 तक, तो क्या करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26.4। ये जो है 23 से कितना ज़्यादा है, दो, सॉरी 3.4 ज़्यादा है ना, 3.4 लगभग कितना, इस 10% का आधा। इस चीज को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या बन जाएगा, 3.3। ये जो है हमारी वैल्यू, ये 5% के वैल्यू बराबर है। देखिए पहले हमने 6.6 जो है 10% की वैल्यू निकाली थी, इसको हम अगर 2 से भाग दे देंगे, इसी चीज 10% को 2 से भाग दे देंगे तो 5% की वैल्यू आ जाएगी। 5% की वैल्यू है 3.3, और ये हमारा है 40% के बराबर, और ये लगभग हमारा 5% के बराबर। तो आंसर हमारा 35% के लमसम आ रहा है। हमने पहले अगर प्रॉपर जो डिवाइड किया था उसमें 34.8 समथिंग समथिंग यानी 34.9 आ रहा था, तो लगभग ये अगर हम इसको 6.6 को आधा करेंगे 5%, तो ये 3.3 जो है 3.4 से थोड़ा सा 0.1 ही ज़्यादा है, तो लगभग मतलब ऑलमोस्ट जो है ये 35% बन रहा है। तो इससे आप अंदाजन भी इस तरीके से कैलकुलेट करके भी, ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी। ये चीज़ें थोड़ी सी लेवल अप है, ये जब मैं धीरे धीरे सवाल कराऊंगा उसको कराते कराते ये मेथड आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो ये सीख जाएंगे। इसलिए इस मेथड को लेकर घबराना नहीं है, बहुत इफेक्टिव मेथड है। इस चीज़ पे आपने ग्रिप बना ली तो ये जो सवाल है आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, मेरे साथ कुछ क्लासों में बने रहना है, और आप जानेंगे कि ये सारे जो मेथड है आप चुटकियों में कर रहे हैं। अब आते हैं 0.004 पे, ठीक है ना। 0.004 को हमें दशमलव में परसेंटेज में बदलना है। सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको
100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो उड़ जाएंगे, बचा क्या, 0.4%। ठीक है ना, बहुत ही आसान मेथड है। आप मुझे 6:3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। चलिए, 6:3/4 को आप 6 × 24 = 27/4 लिख सकते हैं। इस चीज़ को घर में भी कीजिएगा कि मैंने ये कैसे कन्वर्ट किया, इसको इससे गुना किया, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 6 × 4 का, इसमें फिर 3 जोड़ा तो आया 27, और नीचे 4 का 4। ये ठीक है, ये बहुत लोगों को पता होगा, और शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता हो, तो उन लोगों के लिए ये जानकारी थी। इसको सीधे सीधे 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे, इस 25 को 27 को 25 + 2 लिख सकते हैं आप। 25 25 गुने 25 स्क्वायर्स, मैंने स्ट्रेटेजी की एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको किस स्क्वायर्स क्यूब्स आपको कहाँ तक कितने याद करने हैं। अगर आपको नहीं पता है कैलकुलेशन आपको कैसे सुधारनी है, तो मेरे स्ट्रेटेजीज की वीडियो को देखिए, सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, उस पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। 25 गुने 25 625, और ये 25 2 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 50, तो कितना हो जाएगा 675। तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 675%, यही आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इस चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं आप। छह को आप 6 + 3/4 लिख सकते हैं, और इस 6 को 6 गुने 1 + 3/4 लिख सकते हैं। मैंने आपको एक चीज, एक जरूरी बात बता दूं, एक की जो वैल्यू है हमेशा 100% होता है, एक अपने आप में 100 होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था पिछली बार कि ये, अगर आपकी ये पूरी रोटी है, एक पूरी रोटी है, तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है ना, ये जो है 100% है, पूरी रोटी जो 100% है। उसी तरीके से एक जो नंबर है वो अपने आप में 100% होता है। इस एक की जगह हम 100% लिख लें तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को 600 लिख लेंगे, 600%। और मैंने पहले जैसे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया था, आप या तो इसको 100 से गुना कर लीजिए, या तो फिर मैंने बताया है 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%, और 25 का 3 गुना होता है 75, तो इसको 75 करेंगे तो हो जाएगा 675%। वो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है, हम तो हमारी ऐप सुमन क्लासेस झारखंड को डाउनलोड कीजिए, और उस पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, हमारे कंटेंट को देखिए, चेक कीजिए हमने क्या कंटेंट डाला है। इस चीज़ को हमारे ऐप पे आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारी 2 ब्रांचेज है, बाबू गाँव कोर्रा हजारीबाग में, और दूसरी है गुरु गोविंद सिंह रोड आनंदा चौक के पास। आनंदा चौक की ब्रांच हमारी मेन ब्रांच है, जहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप अगर हमसे प्रॉपर जानकारी चाहते हो तो हमारे आनंदा चौक की ब्रांच को विजिट कीजिए, और या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज का ये दूसरा वीडियो। कल फिर मिलते हैं। कल मैं एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ आपको, कल मैं जो है लाइव आऊँगा कल से 11 से 12 के बीच में, जिसमें मैं आपको लाइव को आपके सवालों का जवाब लूँगा, आपके डाउट जो भी होंगे मैं उन चीज़ों को लूँगा, और आप जो आप और जो परसेंटेज की सीरीज़ है अब से मैं वो लाइव कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी सेहत पर ध्यान रखेंगे, रेगुलर खाना खाइए, टाइम से उठिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।